नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन इन दावेदार में। दावेदार एक ऐसा शो है जिसमें हम मिलवाते हैं नए चेहरों से और ऐसे नए चेहरों से जो सामाजिक सेवा में कीर्तिमान स्थापित करने के कगार पर हैं। नगर निगम का चुनाव है, हर तरफ पार्टी उम्मीदवार राजनीतिक दल अच्छे लोग ढूंढ रही है और जनता भी चाहती है कि इस बार एक इतर चेहरा आए, पुराने चेहरे से अलग चेहरा आए जो उनकी सेवा के लिए 5 साल तत्पर रहे। आज हमारे साथ हैं वार्ड 76 से ब्रजेश माथुर। ब्रजेश माथुर बहुत यंग समाज सेवक हैं और अक्सर आप लोगों ने ब्रजेश माथुर को पंचशील नगर के कार्यक्षेत्र में लोगों के पास कोरोना काल था उस समय सेवा करते हुए देखा है और आप जाना पहचाना चेहरा हैं। और मैं बहुत बहुत स्वागत आपको ब्रजेश जी हमारे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, हॉरिजन हिंद का, हॉरिजन की पूरी टीम का, नरेश भाई साहब का कि आपने एक बहुत ही बढ़िया मुहिम शुरू करी कि जो युवा लोग हैं जिनकी आवाज़ एक बनने का आपने मौका दिया कि आपके माध्यम से हम एक आवाज़ बने। तो इसके लिए आपका आभार और मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं चाहूँगा ब्रजेश जी आप अपना परिचय दें, हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में। जी बिल्कुल, मेरा नाम ब्रजेश माथुर है और मैं अजमेर से ही हूँ और वार्ड 76 जो पहले 58 था पंचशील नगर क्षेत्र का, इसी के अंदर काफ़ी वर्षों से निवास कर रहा हूँ। और मैं पिछले कई सालों से मतलब 16-17 सालों से सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी काफ़ी रुचि है। यहाँ तक कि मैंने जो मेरा जीवन का कैरियर चुना वो भी सामाजिक क्षेत्र को ही चुना। मैं कौशल विकास के अंदर ICICI बैंक के अंदर डायरेक्टर रहा। मैं लास्ट मेरी जो जॉब थी वो झारखंड के अंदर जो अर्बन लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनको निशुल्क ट्रेनिंग देके और रोज़गार दिलाने के लिए मैं प्रयासरत रहा। और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का और बड़ा फ़क्र है कि मैं इस माध्यम से सेवा के क्षेत्र से लगभग 7,000 जो युवा पीढ़ी है, मेरी बहनें, मेरी युवाओं, उनको ना सिर्फ ट्रेनिंग देके बल्कि रोज़गार के क्षेत्र में भी उनको स्थापित कर पाया। और यहाँ पे ऐसे नरेश भैया बताऊँ आपको, ऐसे लोग को मैंने ट्रेनिंग दी जिन लोगों का मतलब जैसे झारखंड में मैं था तो वहाँ पे आज भी जो बहनें हैं, जो लेडीज़ हैं, वो अपने तन के ऊपर कपड़े नहीं पहनती। इतना ट्राइबल एरिया है और उनके लिए रोज़गार की संभावना मतलब उनका वेशभूषा, उनका रहन सहन ऐसा है कि कोई भी कंपनियाँ निजी क्षेत्र में उनको लेना नहीं चाहती। तो उनको 3 महीने 4 महीने ट्रेनिंग देके उस क्षेत्र के अंदर परिपक्व करके और वो सारे स्किल सिखा के जो जिसके कारण उनको रोजगार मिलता है उसका मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। और आज कई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, कई लोग हैं वो अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। और CSM के अंदर जो पंचशील का मॉल है इसमें भी मेरे 3-4 स्टूडेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो मैंने जोधपुर के अंदर बिलाड़ा, झारखंड, झुंझुनू कई जगह काम किया। और ये भी मुझे बड़ा खुशी है इस बात की कि राजस्थान सरकार ने लगातार 2014-15, 2015-16 और 2017-18 में मुझे 15 अगस्त 26 जनवरी पे मेरे सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देके सम्मानित किया। और आज मुझे जो भी मैं काम कर पाता हूँ उससे मेरी रुचि है और यही सब कारण है कि अब मैं इस सेवा के क्षेत्र के साथ के अंदर राजनीति के अंदर आना चाह रहा हूँ। और हो सकता है कि अगर सौभाग्य मिला, मुझे पार्टी ने सहयोग दिया, तो उस सक्रिय रूप से और ज़्यादा सेवा करने का मौका मिलेगा। सतत रूप से इसके लिए काम करेंगे। इतनी टाइम से ज़मीनी काम करने के बाद ब्रजेश जी आपने आज से पहले कभी नहीं सोचा पॉलिटिक्स के बारे में या इस तरह से आने के बारे में? क्यों जी मतलब आज से पहले ये विचार क्यों नहीं आया? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही बात बोली। एक तो जो जिस समाज से मैं हूँ वो एक मतलब हमको ये कहा जाता है कि कायस का बेटा पढ़ा भला या मरा भला। तो शुरुआत से हमको जो शिक्षा मिली, मेरे पिताजी भारतीय सेना में थे और कमांडेंट पद तक उन्होंने सेवा दी और बहुत कठिन समय उन्होंने दिखा। 65 की वार के अंदर भी उनका काफ़ी योगदान दिया। बड़े वाले भाई साहब भी जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बीच वाले भाई साहब हैं वो भी नौकरी में। तो रोज़गार जो था वही हम लोगों का मुख्य आधार था। सामाजिक क्षेत्र में रुचि थी लेकिन क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है इसलिए कभी विचार बना नहीं। इस बार क्योंकि लॉकडाउन के अंदर अजमेर में रहने का ही मौका मिला, रोज़गार के लिए बाहर जा नहीं पाए, तो अजमेर के अंदर अपने वार्ड के अंदर लगातार काफ़ी समय से सेवा करने का मौका मिला। तो एक लोगों ने, यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने स्नेह दिखाया और ये दबाव दिया कि इस बार हम चाहते हैं कि आप हमारा चेहरा बने, हम सब आपके साथ हैं। तो उस कारण से राजनीतिक रुझान आया।
अन्यथा आज तक कभी राजनीतिक रुझान रहा नहीं। लोगों ने दबाव है, इस कारण से एक राजनीतिक जाने का अवसर मिल रहा है। अब आपको मतलब कैसा लगता है कि आप पहले जो सामाजिक सेवा करते थे, जी वैसा, है ना, उसमें और राजनीति के क्षेत्र में बहुत फर्क है जी, है ना। राजनीति में कई ऐसे चैलेंजेस सामने आएंगे जहां आपको वो सामाजिक जो आपका विजन है वो हिंड्रेंस पैदा करेगा जी। तो उसको कैसे डील करोगे आप? देखिए, राजनीतिक और सामाजिक जो क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। तो सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में जो मेरा ज्ञान है वो ये कहता है कि अगर आप जनता के प्रति सेवा का भाव रखते हैं तो आप सामाजिक क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा लंबे समय तक काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोगों की आवाज़ बनना पड़ेगा, आपको बुरा बनना पड़ेगा, आपको लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई अपेक्षा रख रहा है तो आप जाइए उसकी मदद कर दीजिए, जो कई लोग करते हैं, वो एक सामाजिक क्षेत्र है। लेकिन अगर आपको वो लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई लड़ने के लिए आपको उतरना पड़ेगा, जनता के साथ रहना पड़ेगा, उनके दुख दर्द के साथ भिड़ के जो भी कानूनी दावपेच हैं या कानूनी चीज़ें हैं या उनकी मांग है, उनकी आवाज़ बन के आपको आना पड़ेगा। तो उसके लिए इसमें कोई अतिशोक्ति भी नहीं है कि ये एक चैलेंजिंग वर्क है। और मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने भी जब ये क्षेत्र के अंदर आने का विचार किया तो मैंने भी इस पर काफ़ी मंथन किया कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो मुझे जब ये लगा कि हाँ, मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, एक बुलंद चेहरे के रूप में उन सब के लिए मैं काम कर सकता हूँ, तो मैं राजनीति में जाऊँ। अन्यथा मैं समाज सेवा तो वैसे भी कर रहा हूँ और लगातार लोगों के लिए बोल भी रहा हूँ, लेकिन उनकी आवाज़ बनना है, इसीलिए मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा। आपके परिवार में आपके अलावा और कौन है? आप मैरिड हैं? जी, मैं मैरिड हूँ। मेरी वाइफ हैं रीना माथुर, जो अजमेर के एक प्रतिष्ठित स्कूल के अंदर टीचर हैं, शिक्षा क्षेत्र में है काफ़ी लंबे समय से। और मुझे 2 सुपुत्र हैं मेरे, वो दोनों ही छोटे हैं, अभी तो 10 साल और 3 साल के हैं। और बाकी तो पारिवारिक रूप से सभी अजमेर से ही हैं। आप वार्ड 76 में रह रहे हैं, आपने देखा है इतना सब है ना। आपने वार्ड के पार्षद अभी कौन है? जी, माननीय प्रकाश मेहरा जी, वार्ड 58 से निवर्तमान पार्षद है वर्तमान समय में। तो आपको क्या लगता है प्रकाश मेहरा जी ने पिछले 5 साल में ऐसा कौन सा एक काम है जो अभी तक उनका रह गया है, या आपको लगता है जो काम हुआ है लेकिन लोगों की उपेक्षा तक अभी तक वो काम नहीं आया है? और वो एक तो पहले आप वो काम मुझे बताइए कौन सा है, और अगर आपको मौका देती है जनता तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये बताइए। देखिए, माननीय प्रकाश जी मेहरा जी भाई साहब ने वार्ड के अंदर, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है, तो उन्होंने भी बहुत काम क्षेत्र के अंदर करवाया है। और इनसे पहले भी जो रहे थे उन्होंने भी काम करवाया है। जो भी इस दायित्व के अंदर जनता जिसको चुनती है वो अपना पूरा परसेंटेज देने की कोशिश अवश्य करता है। और कई जगह उनको सफलता मिलती है, कई जगह असफलता मिलती है। और सफलता मिलने के पीछे ये कारण नहीं है कि उनकी रुचि नहीं रही होगी, लेकिन हो सकता है कि जो उनके प्रयास थे या उनको ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि वो कर पाएँ। वार्ड के अंदर बहुत विकास हुआ है और माननीय देवनानी जी के निर्देश के अनुसार या उनकी अनुशंसा लगातार काम के अंदर काफ़ी कार्य वार्ड के अंदर हुए हैं, ऐसा इसमें कोई अतिशोक्ति भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी यदि मौका मिलता है तो कई ऐसे कार्य हैं जो वार्ड के अंदर अभी बाकी हैं जिनको करवाना है। तो इसमें प्रकाश जी भाई साहब का भी अनुभव है, तो उस अनुभव को भी लेते हुए उनसे भी इस बारे में चर्चा करते हुए इसको आगे काम को बढ़ाया जाएगा। जैसे अभी आप देखें वर्तमान समय के अंदर ही पूरे पंचील जो इतना सुंदर, मतलब मुझे लगता है कि पूरे अजमेर के अंदर बहुत ही खूबसूरती के तरीके से पंचील को बसाया गया है। बहुत खुली सड़कें हैं और बहुत बड़ा क्षेत्रपाल हॉस्पिटल यहाँ पर है। अजमेर का एक बहुत बड़ा मॉल यहाँ पर है, सब्जी मंडी भी यहाँ पे प्रस्तावित है। तो सबसे अच्छा जो एक खूबसूरती जो है वो पंचील की है। लेकिन अब आप देखें तो यहाँ पे सड़कें लगातार खुदी हुई हैं, जिसका कोई भी आज सड़कें आप खोद देते हैं, उसके बाद कौन उसको भरेगा, उस बारे में आमजन जनता परेशान रहती है। यहाँ पर आसपास के अंदर जो कब्रिस्तान है, अपने शमशान है, उसकी भी शमशान की भी कोई जगह अभी नहीं है। लोगों को जो है वैशाली के अंदर या ऋषि घाटी के वहाँ तक जाना पड़ता है। तो एक कमेटी जो है वो यहाँ निर्धारित होनी चाहिए, नॉन बेंडिंग जोन यहाँ पे होने चाहिए। मेरा जो सर्वप्रथम प्रयास रहेगा कि मैं सबसे पहले, जैसे यहाँ पे मुझे मौका अगर मिला तो मैं एक कार्यालय यहाँ पे डालना चाहूँगा जो 24 घंटे जनता के लिए खुला है।
आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी को वोटर आईडी बनाना है, किसी को मजदूर डायरी बनानी है, किसी को भामाशाह कार्ड बनाना है, या किसी को कोई भी समस्या है तो उसके लिए उसको ये समझ नहीं आता कि मैं किस व्यक्ति के पास जाऊं। पंचील की एक सबसे ज्वलंत समस्या है वो है यहाँ पे जो हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी है उसको नगर निगम ने अभी तक टेक ओवर नहीं किया है। तो कई समस्या आम जनता को आती हैं, जैसे सफाई संबंधित समस्या है, तो प्रयास किए हैं, कई लोगों ने प्रयास किए हैं और हम लोग निजी स्तर के ऊपर ही पैसे दे के कचरा उठवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं हाउसिंग बोर्ड्स के अंदर, जिसके अंदर हाउसिंग बोर्ड समिति ने भी काफ़ी सराहनीय कार्य अमित जी और सुशांत जी वगैरह ने किए हैं। लेकिन आज हम लोग जो सफाई है वो 100 रुपये दे के हम लोग कचरा उठवाते हैं। अगर यही क्षेत्र नगर निगम के अंदर चला जाता तो उसके बाद शायद ये समस्याएं जो हैं वो उस रूप के अंदर नहीं आती। हम एक बार ज्ञापन देने के लिए हाउसिंग बोर्ड जाते हैं, हाउसिंग बोर्ड से जब हमको संपर्क नहीं मिलता है तो हम नगर निगम जाते हैं, नगर निगम में स्पष्ट निर्देश मिले रहते हैं कि हाउसिंग बोर्ड का मामला है, ज्ञापन लेना ही नहीं है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिसका निराकरण करने के लिए सबसे पहले वो करना है। स्पीड ब्रेकर एक बहुत ज्वलंत समस्या है, आपके तो आप भी इसी वार्ड से हैं, यहाँ पे कई अकाल मृत्यु इस कारण से हुई है, कई छोटे बच्चों का, कई छोटा बच्चा अपने ही बाहरी एक्सीडेंट में गया था, राजू डेयरी के यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं होने से एक जैन परिवार की डेथ हो गई थी। तो 5 साल के अंदर शायद ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम था कि पंचील के अंदर जो है ये स्पीड ब्रेकर्स प्रॉपर तरीके से बनाए जाएं, वार्डों का उस स्तर के अंदर विकास हो। तो ये सारे प्रयास जो हैं वो निरंतर सतत जारी रहेंगे, जो पुराने थे उनको भी क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। आप भाजपा से टिकट मांग रहे हैं ना? जी। आपको उम्मीद है कि भाजपा आपको मौका देगी? जी। तो उसके लिए आपने कोई विशेष तैयारी की है, किस बात की है, या आपको भाजपा अगर टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे निसंदेह? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देती है तो आप क्या करना है, क्या मतलब सोच है, समर्थन का आधार वगैरह क्या है? जी जी, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जिस वार्ड के अंदर मैं रहता हूं, इस वार्ड के अंदर जो जितने भी समीकरण हैं वो सारे समीकरण मेरे पक्ष के अंदर आते हैं, और जो मेरी भाव है और जो बीजेपी का भी जो भाव है, जो नरेंद्र मोदी जी का भी भाव है, वो सेवा, सतत सेवा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे समीकरण के आधार पे मेरा समाज का भी जाति बहुल्य एरिया है, काफ़ी बड़े संख्या के अंदर हैं, तो उस सभी आधार पर मुझे लगता है कि पार्टी मुझे मौका देगी, मैं आश्वस्त हूँ। लेकिन अगर किसी भी कारण से पार्टी मौका नहीं देती है और किसी दूसरे व्यक्ति को ये मौका, क्योंकि वो उनका अनुभव उनकी जगह है और वो बिल्कुल जिनको जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसको मौका देंगे, तो जिसको भी पार्टी मौका देगी तन मन धन से उसके साथ लग के इस वार्ड को बीजेपी का ही टिकट मिलना चाहिए, बीजेपी ही प्रत्याशी विजयी होगा। आप देखिए युवा हैं, मैं अक्सर युवाओं से थोड़ा लीक से हटकर सवाल हमेशा पूछता हूँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका विचार क्या है कि जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया है, एक युग था अखबारों का जी, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया जी, है ना, इस वक्त डिजिटल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की भूमिका के बारे में आपका क्या विचार है, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में? नरेश भाई साहब, मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले चुका है, और सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर सोशल मीडिया जो है उसने एक अद्भुत क्रांति करी है। आज जो खबर आपको रोज अगले दिन सुबह पढ़ने को मिलती थी वो खबर आपको उसी क्षण उसी पल मिल जाती है, और बड़े बड़े ऐसे काम हुए हैं जिन्होंने इस क्रांति को बहुत ही ज्वलंत स्थिति दी है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर सोशल मीडिया उसको सपोर्ट नहीं करता तो शायद वो इस स्तर के ऊपर नहीं आता। दुखद घटना बहन निर्भया का जो कांड हुआ था उसके अंदर जब सोशल मीडिया ने अपना रूप दिखाया तब आम युवा, आम जन, सब लोग उसको अपना मुद्दा मान के सड़कों पर आए और वो एक बहुत बड़ा लोगों ने उसको सहयोग दिया। तो वर्तमान समय में सोशल मीडिया, अगर चुनाव की भी बात मैं करूं तो सोशल मीडिया ने निसंदेह जो वोटिंग परसेंटेज का स्तर है उसको बहुत ज़बरदस्त बढ़ावा दिया है। आज आपके वार्ड के अंदर या आपके किसी भी समस्या या कोई भी चीज़ आप एक ग्रुप के अंदर डालते हैं और हजारों लाखों लोगों तक वो चीज़ पहुंच जाती है। अभी कुछ समय पहले मेरे पास गुजरात से फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि भैया आपने जो मैंने एक पोस्ट डाली थी कि लॉकडाउन के अंदर जो सामान है
वो स्थिति बहुत दयनीय थी दीन परिवारों की भी। तो जो आपके आसपास के परचूनी वाले थे या दुकानदार थे, उन्होंने आम जनता को बहुत राहत दी। कुछ लोगों के पास शायद उस वक्त आजीविका के साधन भी नहीं थे, तो उनको भी जो परचूनी वाले हैं या दुकानदारों ने बहुत साधन दिया। तो मैंने एक अपील करी थी जनता से कि दिवाली पे कि लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, तो मैंने ये प्रयास किया था कि आप ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा ना दें, आपके आसपास क्षेत्र के जो व्यापारी वर्ग हैं उनको सहयोग देके आप स्थानीय चीज़ों को ही करें। तो वो जो मैंने डाला तो उसको समर्थन भी बहुत मिला। और गुजरात से मेरे पास फ़ोन आया मेरे एक परिचित का कि आपकी जो पोस्ट है वो मैंने अभी एक ग्रुप के अंदर गुजरात के अंदर पढ़ी। तो आप देखिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपके विचार हैं, जो आपकी अभिव्यक्ति है, उसको कहाँ कहाँ तक लोग इसको देखते हैं। तो पहले समय में संभव नहीं था। तो सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसको सकारात्मक रूप से अगर लिया जाए तो ये एक बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ लोग जो हैं उसको नकारात्मक रूप भी लेते हैं, तो वो एक दुखद है। हाँ, वो तो हर एवरी बिल्डिंग हैज अ ग्राउंड फ्लोर। बिल्कुल सकारात्मक नकारात्मक भी है। सकारात्मक रूप से लें तो सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया से बड़ी क्रांति मैं वर्तमान समय के अंदर नहीं मानता। इसीलिए हमने ब्रजेश जी, इसीलिए हमने सोशल मीडिया के माध्यम से नए चेहरे दिखाने का प्रयास हॉराइजन इन लगातार करता रहा है जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ब्रजेश जी। ईश्वर करे आपकी ये मनोकामना पूरी हो और आप आपको नगर निगम में पार्षद देखें। मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और अगर सभी समीकरण सही रहे तो निसंदेह रूप से एक सेवा का ये प्रयास रखेंगे। तो ये थे ब्रजेश माथुर। फिर मिलेंगे, फिर किसी वार्ड में, फिर किसी नए चेहरे के साथ, नए दावेदार के साथ। जय श्री कृष्ण।